Hello everyone, my name is स्वीटी बढ़ालिया and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एड्जॉर्प्शन और कैटालिसिस टॉपिक पर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसा मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अगर हम आज के पैटर्न को, स्टडी पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न को अगर ध्यान में रखें तो कंसेप्चुअल नॉलेज तो देखिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, बट अब सीबीएसई जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछने लग गया है, असर्शन रीजनिंग पूछने लग गया सेक्शन ए, ठीक है, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, वन वर्ड आ जाते हैं, 20 मार्क्स तो आपका सेक्शन ए के लिए ही बन गया है। तो आप लोगों की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक तरीके की हैबिट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को तो सुधारता ही है, मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज जो है इनडायरेक्टली इससे बिल्डअप होती है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम फिजियोसॉर्प्शन भी कहते हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है उसके लिए मेन जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल रहती है और वो होती है वेंडरवॉल फोर्सेस। वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादातर आपको सभी मॉलिक्यूल, एटम और आयंस के बीच में मिलती हैं। तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में होती है। पहला है नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, कि कोई भी फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो शो कर सकता है। स्पेसिफिसिटी नहीं होती कि भाई हाँ ये मॉलिक्यूल तो इसी के साथ एड्जॉर्ब होगा और किसी पे तो एड्जॉर्ब होगा नहीं। वेंडरवॉल फोर्सेस सभी के बीच में रहती हैं, तो यानी कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। उसके बाद है, कह रहे हैं हाई स्पेसिफिसिटी। हाई स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि भाई जैसे प्लैटिनम है तो प्लैटिनम पे कोई पर्टिकुलर एड्जॉर्बेट ही आके एड्जॉर्ब होगा और कुछ एड्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। आप चाहें तो प्लैटिनम पे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन सारी गैसेस शो करेंगे। आप किसी को भी एड्जॉर्ब करा लो, हाइड्रोजन को करा लो, CO2 को करा लो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया गलत। फिर है इरिवर्सिबिलिटी। कह रहे हैं कि अगर एक बार एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया तो फिर आप इसका डिसॉर्प्शन नहीं कर सकते, आप इसको सरफेस पे से रिमूव नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो जबकि वेंडरवॉल इंटरेक्शन होता है तो ये वाली इंटरेक्शन वीक भी होती है इनकी, तो इजीली मतलब टूट जाएगा और रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता। फिर कह रहे हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन सिंगल लेयर में होता है, ऐसा नहीं है। ये इस पे वेंडरवॉल इंटरेक्शन के थ्रू आके एड्जॉर्ब हो गया, नेक्स्ट लेयर इस वाली लेयर पर आके एड्जॉर्ब हो जाएगी वेंडरवॉल के थ्रू, उससे नेक्स्ट वाली इस पे आके एड्जॉर्ब हो जाएगी। तो वेंडरवॉल सभी के बीच में रहता है, तो ये मल्टी लेयर होता है, सिंगल लेयर नहीं होता, ठीक है। तो पहला आंसर ही इसका सही है। क्या है? नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होता कि पर्टिकुलर नहीं है ऐसा कि ये सॉल्यूट इसी के साथ इस सॉल्वेंट पे, कहने का मतलब ये एड्जॉर्बेट इस एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होगा, ऐसा नहीं है। सारी गैसेस जो हैं वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो करती हैं। उसके बाद है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीमोसॉर्प्शन। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आता है ना रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट, इन सब चीजों को ना हाईलाइट करके एक डब्बे में डाल लिया करो। मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं हमेशा ऐसे काम करती थी, क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं हम लोग मेंटली इतने प्रेशर में होते हैं कि पढ़ तो लिया होता है जल्दबाजी में कि हाँ नॉट ढूंढना है, पर ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि नॉट बताना है, ठीक है, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम सही आंसर जो है मतलब बताना होता है नॉट, बट हम कुछ और बता के आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है, इन्होंने क्या कहा है कि कीमोसॉर्प्शन यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। कह रहे हैं कि केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है इरिवर्सिबल होता है, ये बात सही है। केमिकल बॉन्ड जब बन जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद सरफेस पर मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं, सरफेस रिएक्शन शो करते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं और वो इरिवर्सिबल होता है। तो ये सही पॉइंट है, बट हमसे कहा है कि वो बताओ जो सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा है डेल्टा H इज द ऑर्डर ऑफ 500 जूल। ये गलत है, इतनी रेंज नहीं जाती है इसकी, मैंने आपको रेंज बताई भी थी, ठीक है। 80 to 240 मतलब लगभग आप मान सकते हैं 250 के आसपास तक की रेंज जाती है, पर 500 तो कभी नहीं जाती, ठीक है। तो ये गलत बता रखा है। फिर है स्पेसिफिक इन नेचर।
कह रहे हैं कि केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। हाँ जी, बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। केमिकल बॉन्ड बनना होता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि कौन सा एड्जॉर्बेंट किस एड्जॉर्बेंट पे जाके एड्जॉर्ब होगा, उसके साथ केमिकली रिएक्ट करने की क्षमता रखता भी है कि नहीं रखता, तो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑफ सरफेस एरिया, ये भी बिल्कुल सही है। आप जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे एड्जॉर्बेंट का, एड्जॉर्बेट उतना ज्यादा एड्जॉर्ब होता जाएगा और एड्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर कोई गलत है तो इसमें कौन सा, सेकंड वाला। और हमें यही बताना है कि कौन सा केमिकल एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये नहीं है। जो रेंज जाती है वो जाती है 80 से 240। कुछ बुक में आपको वेरी कर सकता है, 260 मिल सकता है, 250 मिल सकता है, बट ये एक वाटर लाइन नहीं होती, मतलब आप उसको रफली ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं 80 से 240 या 80 से 250 तक। उसके बाद है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन प्लॉटिंग। देखिए, जो फ्रेंडलिच साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और उसकी पावर होती है 1/n। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां से हटाते हैं तो वो आ जाता है k, और ये बन जाता है p की पावर 1/n। फिर हम log लेते हैं, तो जब हम log लेते हैं तो ये बन जाता है log x/m इज इक्वल टू log k। ठीक है, इसमें ये ऐसे है ना, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं? log a इंटू b। जब ऐसे होता है तो ये ओपन होके क्या हो जाता है, log a प्लस log b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x/m इज इक्वल टू log k, और ये क्या हो गया प्लस में log p की पावर 1/n। ठीक है, फिर जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, y एक्सिस पे ये लिया जाता है और x एक्सिस पे ये लिया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जब फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म स्ट्रेट लाइन देता है हमको, तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, log x/m वर्सेस log p। तो ये आंसर है ये। ठीक है, ना तो x/m वर्सेस p होता है, ना log x/m वर्सेस p। ये क्या होता है, log x/m वर्सेस log p। ठीक है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन एंड क्रोमैटोग्राफी आर बेस्ड ऑन। ये मैंने आपको बताया भी था, एड्जॉर्प्शन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। जैसे हम घर में दही बिलोते हैं और मक्खन ऊपर आ जाता है तैर के। इन द सेम वे जब हम मेटलर्जी चैप्टर पढ़ते हैं और हम ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ सल्फाइड ओर्स होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ऑयल मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और जो ऑयल और वाटर मिक्स कर देते हैं तो वाटर क्या करता है, इम्प्योरिटी को नीचे बिठा देता है, और जब हम बहुत ही गर्म हवा उसके अंदर पास करते हैं तो उसमें वो मिक्सचर जो है वो घूमता है और फ्रोथ की फॉर्म में, ठीक है, मतलब झाग बनकर जो सल्फाइड ओर है वो ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं। फिर उसको हम हटाते हैं, फ्रोथ को सुखाते हैं और उसमें से ऐसे इस तरीके से हम आगे का प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं। तो पूछा है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और क्रोमैटोग्राफी किस पर बेस्ड है, तो सिंपल सी बात है भाई, एड्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे हो, एड्जॉर्प्शन चैप्टर पे ऑब्वियसली बात है एड्जॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ये एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। क्रोमैटोग्राफी में भी यही होता है कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है एड्जॉर्ब होके, जैसे मान लो कॉलम क्रोमैटोग्राफी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कोई कॉलम ले लिया, एक ग्लास की ट्यूब ले ली, मान लो, आसान शब्दों में समझाती हूँ, और मान लीजिए मैंने इसके अंदर रेजिन्स भर दिए या मैंने कोई ऐसी चीज भर दी। आपके लिए थोड़ा और आसान तरीके से हम समझ लेते हैं। मान लो इसमें एड्जॉर्बेंट है, ठीक, और मैं इस सरफेस पे इसके ऊपर से कुछ पास करा रही हूँ, तो क्या करेगा, अपने सरफेस पर जो कलर्ड इम्प्योरिटी है उनको एड्जॉर्ब कर लेगा और नीचे से जो है प्योर सैंपल या प्योर चीज को पास होने देगा। तो ये एक तरीके से एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम पेपर क्रोमैटोग्राफी करते हैं, तो पेपर क्रोमैटोग्राफी में क्या करते हैं, हम पेपर लेते हैं, ठीक है, क्रोमैटोग्राफिक पेपर लेते हैं, यहाँ पे इंक का स्पॉट लगाते हैं, उसको हम जार में रख देते हैं और यहाँ पे हमारे पास सैंपल होता है। ठीक है, हम सैंपल के अंदर डिप कर देते हैं, जिसमें हम ज्यादातर इथेनॉल प्लस वाटर 1:1 की रेशो में लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है, इथेनॉल प्लस वाटर 1:1 की रेशो में। तो ये क्या होता है, जब सॉल्वेंट पार्टिकल राइज अप करते हैं इसकी कैपिलरी से, ठीक है,
तो ये जो इंक के पार्टिकल होते हैं ये इस सॉल्वेंट के पार्टिकल पे क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब, और फिर हमें क्या दिखाई देती है, स्पॉटिंग, कि कलर यहाँ 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 ट्रेवल कर रहा है। तो ये भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब जब MCQ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन आप एक कर रहे होंगे बट उससे रिलेटेड आपको एक दो बातें एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी। तो काफ़ी यूजफुल सेशन ये वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द फ्रेंडलिक इक्वेशन एट A-B-C रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना कि अभी तो हमने पीछे जो क्वेश्चन करा था उसमें हमने ये देखा था कि log x/m वर्सेस p बना रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया था कि जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है तो हम x और y एक्सिस पे क्या लेते हैं, उस समय हम log x/m वर्सेस log p लेते हैं जब हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। क्या यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर log x/m वर्सेस p नहीं है। ये तो हो गई एक बात। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है, इस क्वेश्चन को देख के कई बार थोड़े से बच्चे होप लूज कर देते हैं कि पता नहीं कैसा सा क्वेश्चन आ गया, ट्राई नहीं कर रहे। अगर आपको फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं भी आती ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, आपको 3 पॉइंट दिए हैं A-B-C। A वाले में ये क्या है कि x/m भी बढ़ रहा है और p भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि x/m और p जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो ये आ जाता है kp। तो A जो है वो है x/m इज इक्वल टू kp, तो x/m इज इक्वल टू kp। ठीक है, उसके बाद x/m इज इक्वल टू kp, x/m इज इक्वल टू kp, ये ऐसे दे रखा है A-B-C के हिसाब से, और ये है, ये तो वैसे हटा दो भाई तुम, इसमें p की पावर इन्फिनिटी आ गई। p की पावर इन्फिनिटी से तुम k कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, ग्राफ तो ये थोड़ा ठीक ठीक सा लग रहा है। b का भी हम छोड़ देते हैं। अब c देखो, c वाला जो है, c में क्या है, x/m इज इक्वल टू k इंटू में p की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है 1, है ना। तो ये हो गया 1 और k 1 से मल्टीप्लाई करके k ही आ गया, मतलब कि कांस्टेंट। तो c पे x/m जो है वो कांस्टेंट है। तो देखो c पे x/m जो है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये वाला वैसे ही गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें p की पावर 1/n है, और इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा था इफ n इज ग्रेटर देन 1। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो अगर आप बड़ी टर्म से 1 को डिवाइड करोगे तो ये p की पावर कुछ छोटी आएगी, तो यानी कि ये ग्राफ आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। समझ में आया, ये कांस्टेंट आपको तभी मिलेगा जब p की पावर क्या हो 0 और p यहाँ से हट जाए कि अब वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो x/m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सिर्फ और सिर्फ इसी केस में आपको मिल रहा है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं भी पता तो भी आप अपनी कॉमन सेंस यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, A। आगे देखिए, द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इन द ग्राफ ऑफ log x/m वर्सेस log p गिव्स। क्या देता है, मैंने आपको बताया था फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1/n के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट k आता है। log लेते हैं तो ये बनता है log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। जब इसे हम y एक्सिस पे लेते हैं और इसे हम x एक्सिस पर लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, c इंटरसेप्ट। आपसे यही पूछा है कि इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस का वो क्या होगा, तो c की वैल्यू पूछी है, ये y पे लिया है, ये आपने x पे लिया है, m हमारा स्लोप होता है, स्लोप पूछा होता तो 1/n बता देते, और इंटरसेप्ट पूछा है तो c किसके बराबर आ रहा है, c बराबर आ रहा है log k के। तो आंसर यहाँ पे कहीं है log k, ये रहा, तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एड्सॉर्प्शन ऑफ N2 ओवर आयरन। ठीक है, ये जनरल नॉलेज है केमिस्ट्री की, तो आपको पता होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या बोलते हैं, आयरन के सरफेस पर एड्सॉर्ब नहीं होती, ये काफी लो टेम्परेचर पर एड्सॉर्ब होती है, कुछ 83 करके कुछ इसका ऐसे टेम्परेचर रहता है, 83 केल्विन पे। फिर जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, अब ऑब्वियसली बात है रूम टेम्परेचर पे जाएंगे तो इसका एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है। फिर हम हाइयर टेम्परेचर पर लेकर चलते हैं, मेरे ख्याल से 773 केल्विन टेम्परेचर होता है, जिस पर ये सिग्निफिकेंटली एड्सॉर्ब हो जाती है। तो ये है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ओवर आयरन डिक्रीजेस। पहले जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये डिक्रीज करता है एंड देन इंक्रीजेस। तो इसका आंसर है सेकेंड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय प्लॉटिंग log x by m ऑन y एक्सिस एंड log p ऑन x एक्सिस वी शुड गेट। आप नोटिस कर सकते हैं कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पे और स्पेशली उसके ग्राफ पे हमने कई क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांसेस आपको काफी ज्यादा होते हैं। तो देखिए हम काफी देर से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि x by m है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1 by n के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो k आता है, और जब हम log लेते हैं तो आता है log x by m इज इक्वल टू log k प्लस log p, और p की पावर 1 by n जो है वो आगे आ जाती है। जब हम इसे कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से तो हमें ये मिलता है। y एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, log x by m, x एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, log p, स्लोप क्या है 1 by n। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है इसको फॉलो करता है, तो ये तो वैसे ही हटा दो क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है। आपको डाउट इसमें और इसमें होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है, इट मीन्स आपके ग्राफ की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये आपका इस तरीके का ग्राफ शो करेगा। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि c की वैल्यू यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं होती या इंटरसेप्ट 0 होता है, तब हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पर c की वैल्यू 0 नहीं है, c की कुछ वैल्यू है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज मॉडिफाइड एज। आप देखिए बात हो रही है सॉल्यूशन फेज की। जब भी कोई चीज जब भी कोई चीज सॉल्यूशन फेज में होती है तो या तो वो अपनी प्योर लिक्विड फॉर्म में होगी या फिर एक्वस फॉर्म में होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि मोल्टन में हो या एक्वस फॉर्म में हो या किसी भी चीज में हो, लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में जब होती है कोई चीज, लिक्विड स्टेट में होती है, तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं। गैस के लिए हम प्रेशर पढ़ते हैं, और अगर कोई चीज सॉल्यूशन में है तो हम उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे। तो प्रेशर को हम रिप्लेस कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन से, और ये हमारी इक्वेशन बन जाती है x by m इज इक्वल टू k c की पावर 1 by n। उसके बाद है द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस इज। आपको मैंने कैटालिसिस पढ़ाया था, दो तरीके का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो, और हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, यानी कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है उनके फेजेस डिफरेंट होते हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया, पर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी टफ पड़ेगा अगर आपको इन प्रोसेसेस के बारे में या इनसे रिलेटेड कैटलिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप इसको काफी इंपॉर्टेंस देके याद कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ NH3 इन हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में जब अमोनिया बनता है तो वो N2 और H2 गैस से बनता है, और यहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन होता है। मोलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये गैस है, और ऑब्वियसली बात है आयरन गैस तो होगा नहीं, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ये सेम फेज में तो नहीं हुए, ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया। हमें बताना है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में हो, ये वैसे हट गया। फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ NO इन ऑसवाल्ड प्रोसेस। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस में जो पहला स्टेप है उसमें जब NO बनता है तो कैसे बनता है,
अमोनिया गैस और हम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये आपके गैसेस फॉर्म में हो गए, तो ये भी डिफरेंट फेजेस हो गया, हट गया हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन लेड चैम्बर प्रोसेस। तो लेड चैम्बर प्रोसेस जो है, अच्छा ध्यान रखना है, SO2 लेड चैम्बर में पूछा है कि SO3 लेड चैम्बर में पूछा है या SO3 कॉन्टेक्ट प्रोसेस में पूछा है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो SO3 बना रहे हैं लेड चैम्बर प्रोसेस में, तो इसमें हम क्या करते हैं, मॉइस्ट SO2 लेते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रोजीनियस ऑक्साइड की प्रेजेंस में और SO3 गैस बनता है। तो ऑब्वियसली बात है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो भी आपके गैस होते हैं। तो रिएक्टेंट भी गैसियस फेज में, कैटलिस्ट भी रिएक्टेंट फेज में, सेम हो गया। तो इसका आंसर हो गया 3C, फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन लेड चैम्बर प्रोसेस। D हट गया, फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब हम SO3 बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर SO2 और O2 गैस की रिएक्शन कराते हैं, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस लेंगे, वो भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और V2O5 वो भी आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो डिफरेंट फेजेस हो गए, तो ये भी आपका नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, C। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।